नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। जैसे-जैसे बिहार चुनाव पास आ रहा है, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी गतिविधियाँ भी बढ़ गई हैं। बिहार के चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में ईडी और सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। और कल हमने देखा था कि राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव की पूछताछ ईडी ने किया था और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पटना ऑफिस है, वहाँ पर लालू यादव को बुलाया गया था। कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कि कुछ अधिकारी लालू यादव के लिए सत्तू का पैकेट लेकर और जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो लैंड फॉर जॉब्स केस है, यानी कि जमीन के बदले नौकरी वाला जो पूरा केस है, इसको क्या जानबूझकर उठाया जा रहा है? क्या इस केस को दोबारा जिंदा किया जा रहा है ताकि लालू यादव को जेल भेजा जा सके? और मैं तो एक कदम और आगे जाकर ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दिल्ली के चुनाव के पहले गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया, फिर वो जेल से बाहर आए, कैंपेन शुरू हुई। क्या उसी तर्ज पर अब बिहार का चुनाव भी आगे बढ़ चला है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। दीपक कोचगवे साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से, आपका स्वागत है। और मनु पवार हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट फेडरल देश के, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं दीपक जी से शुरू करती हूँ और अभी सिद्धार्थ शर्मा, जो इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, वो भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, शायद सिद्धार्थ आ चुके हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आज की चर्चा मैं दीपक से शुरू करती हूँ कि दीपक जी, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हुई है बिहार के चुनाव में और लैंड फॉर जॉब्स केस, ऐसा लग रहा है कि इतना पुराना मामला था, उसको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। ये क्या लालू यादव और उनके परिवार को एक की कोशिश चल रही है? जी। देखिए नीलू जी, पहला पहले तो मैं बताऊं आपको कि चुनाव में अभी तकरीबन 7-8 महीने देर है, और इस 7-8 महीने की देर में के बीच लैंड फॉर जॉब वाला मामला ये लगातार ईडी के तरफ से उठाया गया है। ईडी के तरफ से जांच भी की गई है, बुलाया भी गया है। वास्तविक जांच रिपोर्ट क्या है ये ईडी जानती है। और ईडी को जो जिस तरह से सम्मन लालू प्रसाद यादव को किया गया, ठीक है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो सम्मन कर सकते हैं, सम्मन करना है। और अगर गलती है तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल भी सकती है ईडी, इसमें दो मत नहीं है। मगर ये सवाल उठता है समय। इस समय में एकाएक तेजी आती है कि जिससे पब्लिक परसेप्शन जो है वो बताता है कि आखिर एकाएक ईडी एक जुमला टाइप का हो जाता है कि ईडी फिर आ गया, ईडी आ गया, कभी ये आ गया। और लालू प्रसाद यादव आज पेश भी हुए हैं, कल भी दो लोग पेश हुए थे उनके परिवार के। तो मेरा ये कहना है कि जांच होनी चाहिए। अगर चोरी है तो जांच होनी चाहिए, ईडी को जांच करनी लेकिन चाहिए। दीपक जी, इतना दीपक जी, इतना आपने ये लंबा केस, इतना 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 लंबा खींचना नहीं चाहिए। अगर जांच है तो उसकी बुनियाद पर तुरंत उस पर फैसला लेना चाहिए। अब चुनाव का समय आया, एक मजबूत विपक्षी पार्टी है, अब उसके पीछे आप है, तो कहीं ना नहीं, कहीं मैं ये आपसे सवाल ये तो समझना उठेगा। चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो ये लैंड फॉर जॉब्स केस है, नौकरी, जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के बदले जमीन, ये वाला जो पूरा केस है, ये क्या, ये मामला क्या था और उसको क्या चुनाव के लिए अचानक से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? किस स्टेज पर है इसका इन्वेस्टिगेशन? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि दर्शकों को भी समझाना जरूरी है कि किस स्टेज पर है ये लैंड फॉर जॉब्स केस। देखिए, लैंड फॉर जॉब वाला मामला तो बहुत दिनों से है। पहली बार इसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। भोला यादव जो लालू यादव के खास थे वो गिरफ्तार हुए थे, और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट भी लिए गए थे। और जिन्होंने दिया है उन पर भी कार्रवाई हुई थी, उनसे भी पूछताछ हुई। जिन्होंने जमीन दिया था उनसे भी पूछताछ हुई थी। ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, और ये मामला लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है, उसमें तेज प्रताप भी हैं, उसमें मीसा भारती भी हैं, उसमें लक्ष्मी भी हैं, जितने हैं भोला यादव में सारे दीपक लोग जी, हैं। क्या वाकई में क्या लालू प्रसाद के पूरे परिवार ने इस जमीन के बदले नौकरी से कितना फायदा उनको पहुंचा है? इसमें कितनी सत्यता है? क्या सब्सटेंस है इस केस में? क्या वाकई में देखिए, उन्होंने फायदा? जी। ये जिस तरह से डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, और जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन जमीन पे जो उन्होंने लिखा है रजिस्ट्री में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। मगर सबसे परेशानी ये है कि ईडी ये नहीं बता रही है
कि आखिर इसमें क्या क्या पकड़ाया है। सीजर लिस्ट नहीं मिलता है, ये बात सीजर लिस्ट भी देनी चाहिए कि क्या क्या बरामद हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है। और अभी चुनाव में नीलू जी देर है, विलंब है, 6 महीने 7 महीने। और इससे पहले वो नेचुरली तेजस्वी यादव आज उभरते हुए नेता है और उनका वोट बैंक है, सारा निशाना तेजस्वी यादव पर है। और ये जनता समझती है या सही है या क्या गलत है, ये तो ईडी और लालू के बीच है। मगर ये जनता समझती है कि ईडी आ गया, ईडी आ गया, ईडी आ गया, जैसे एक जुमला सा बनकर रह गया। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, मुझे दिल्ली के चुनाव याद आ रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के पहले सबको जेल भेजा गया, पार्टी को साइकोलॉजिकली वीक किया गया। क्या उस तरीके की एक मुहिम बिहार में भी नजर आ रही है? और जो आज तेजस्वी यादव कह रहे थे, जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे परिवार वालों को कितनी बार ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा, और वी हैव लॉस्ट द काउंट। इस बात को उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा। मीजा भारती ने वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात की कि ऐसा लग रहा है कि बदले की राजनीति, बदले की भावना से इस पूरे केस को उभारा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऑपोजिशन को निशाने पर, और ऑपोजिशन से भी ज्यादा लालू प्रसाद के परिवार को निशाने पर रखने के लिए, ताकि वो अपना कैंपेन ना फैला पाए, इस वजह से उनको कमजोर करने की एक कोशिश लग रही है? जी, कहीं पर भी चुनाव होने से ऐन पहले ईडी या सीबीआई का पिक्चर के में आने का मतलब ही है, बॉटम लाइन बता देता हूं कि भाजपा को ये चुनाव हारने का डर है। क्योंकि हमें पता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हेमंत सोरेन को भी ईडी के केस में गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को भी किया, स्टालिन के मंत्री को भी किया। उसका नतीजा क्या हुआ? 400 पार से 240 की बैसाखी पर आ गए। तो भाजपा जब जब चुनाव में हार से डरती है, उसका इंटरनल सर्वे उसको बोलता है कि वो शायद हार से डर रही है, तब तब वो ईडी और सीबीआई का उपयोग करती है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब जहां तक सीबीआई के पास या ईडी के पास सबूत होने की बात है, वो केस सही होने की बात है, तो ईडी का केस तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर भी है। तो अगर ईडी का केस असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर है, तो वो भाजपा के मंत्री कैसे बने रह सकते हैं? तो इसीलिए हुआ यह है कि मान लेते हैं भारत में दो तरह के लोग हैं, एक भाजपा के वोटर हैं, एक गैर भाजपा का वोटर है। तो भाजपा का जो इकोसिस्टम है, उसका ये मानना है सत्ता का मतलब होता है कि मुझे सजा देने का हक मिला हुआ है। और जो गैर भाजपा वोटर है, जो नॉन बीजेपी इकोसिस्टम है, उसके अनुसार सत्ता का मतलब होता है सेवा। अब सेवा की तरीके अलग हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी को पूछिएगा तो वो कहेगी सेवा का मतलब है लोगों को फ्री बिजली पानी देना। हो सकता है आरजेडी को पूछिएगा तो वो कहेगा सेवा का मतलब है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस लाना। हो सकता है आप डीएमके को पूछिएगा तो वो कहेगा सेवा का मतलब है द्रविड़ संस्कृति को बचाना। लेकिन एक कॉमन फैक्टर आपको साधारण रूप से दिखेगा कि जो भी गैर बीजेपी का इकोसिस्टम है, वो पावर को लोगों को कुछ प्रोवाइड करने का मीन्स मानता है, मतलब सत्ता का मतलब सेवा देना। लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम मानता है कि सत्ता का मतलब सजा देना, और ये पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम मानता है। बीजेपी का एक छोटा सा समर्थक से लेके बीजेपी को टॉप लेवल तक लोग ये मानते हैं कि सत्ता का मतलब मुझे सजा देने का हक है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत में सरकारों को किसी को सजा देने का हक नहीं है, सजा देने का हक न्यायालय को है। इसीलिए हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने एक दांव खेला, वो जेल में चले गए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और कोर्ट में ये नहीं कहा कि मुझे जमानत चाहिए, उन्होंने ये कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। अब भले इसके कारण उनको 6 महीना जेल में रहना पड़ा हो, लेकिन अंत में हो ये गया कि अब के बाद से सीडी ईबी ईडी के केस में आप किसी को डरा के बहुत लंबे समय तक जेल में रखने की स्थिति खत्म हो गई है। तो ईडी का जो एक डर था, जो सजा देने का डर था, इसीलिए आप बीजेपी इकोसिस्टम को कभी भी देखिएगा, वो कभी कहेगा कि हम बुलडोजर चलाएंगे, कभी कहेगा हम घर में घुस के मारेंगे, कभी कहेगा कि हम ईडी से गिरफ्तार करवा लेंगे। तो ये जो सजा देने का उनका मॉडल है, वो अगर उन्होंने बिहार चुनाव के एन पहले लाया है, इसका मतलब है कि बीजेपी इस चुनाव में आरजेडी से काफी डरी हुई है। और आरजेडी में भी, मैं इसीलिए नाम ले रहा हूं, आरजेडी से डरी हुई है। वो तेजस्वी यादव या लालू यादव व्यक्ति से नहीं डरी हुई है। इसीलिए ईडी ने लालू यादव के पूरे परिवार को इसमें लपेटने की कोशिश की है, ताकि ये मामला, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अगर एक व्यक्ति को खींचेंगे तो बीजेपी को डर है कि आरजेडी में दूसरा व्यक्ति सामने आ जाएगा।
क्योंकि आरजेडी में हमें पता है कि कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो कि मास लीडर हैं। एक लालू यादव खुद है, राबड़ी देवी खुद वहां पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी है। सिद्धार्थ, आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है कि चुनाव के ठीक एंड पहले लालू यादव और उनके परिवार को जेल भेज सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी आपको दिखती है इस पर्टिकुलर केस में? अगर बीजेपी को चुनाव आते आते हार की संभावना बहुत ज्यादा दिखने लगेगी और उसको लगेगा कि हारने का कारण आरजेडी के कारण हो रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, तीनों को भी जेल में डाला जा सकता है। क्योंकि बीजेपी इस व्यवस्था पर विश्वास करती है कि मैं डंडा चला के किसी चीज को ठीक कर लूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज बिहार जैसे जगह में मतलब ये सफल होगी, क्योंकि भारत में हमने पिछले बार देखा लोकसभा चुनाव में जैसे ही इन्होंने जेल में डालना शुरू किया लोगों को, वो बीजेपी के विपक्ष में गया। बीजेपी के लिए बेहतर यह है कि लोगों को बिना जेल में डाले उनके खिलाफ प्रचार कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति ने अगर कोई लालू प्रसाद यादव या आरजेडी ने अगर बिहार में 10 साल शासन किया है, तो उनके शासन की कमियों को उजागर करके भाजपा को जीतना ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्पत इसके कि उसके नेताओं को जेल में डालने के। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उन्होंने स्टालिन के मंत्री को जेल में डाल दिया। लोकसभा चुनाव में 400 पार से 240 पर आ गए, क्योंकि लोग भी अब जानने लगे हैं। बीजेपी का इकोसिस्टम भले नहीं जानता है, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि सजा देने का अधिकार बीजेपी किसी भी सरकार को नहीं होता, वो होता है न्यायपालिका को। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि आपने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट तो कर लिया, 2-4 महीना उनको अंदर भी रख लिया, लेकिन जिस दिन वो बाहर आ गए उस दिन जो गैर बीजेपी इकोसिस्टम है वो तो पहले से जानता था कि बीजेपी सजा देने वाली है। अब बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है उसको भी भाजपा पर से विश्वास कम होने लगता है कि अरे भैया आपने तो इनको अरेस्ट किया था, आप तो अंदर तक नहीं रख सके। इसका मतलब बीजेपी अपनी कमजोरी को, जैसे ही ये किसी व्यक्ति को, राजनेताओं को भाजपा इस देश में अरेस्ट करती है, उसका अपना वोट बेस खिसकने का डर हो जाता है, क्योंकि जेल में तो वो डाल सकती है, लेकिन न्यायपालिका से अगर वो आदमी बाहर आ गया तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो खुद बीजेपी से शक करने लगता है, अरे तुम तो जेल में किसी को डाले, अंदर तो तुम रख नहीं सके, इसका मतलब तुम खुद ताकतहीन हो। तो मेरे ख्याल से बिहार में हो ये रहा है कि आरजेडी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, शायद बीजेपी का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है, और फिर से मैं कह रहा हूं आरजेडी का ग्राफ बढ़ रहा है। वो कोई तेजस्वी यादव का या राबड़ी देवी का या लालू प्रसाद यादव का नहीं बढ़ रहा है, वो क्योंकि आरजेडी का बढ़ रहा है, आरजेडी की हवा है, इसीलिए आरजेडी के सारे नेताओं को एक साथ परेशान करने की कोशिश करो ताकि वो कैंपेन नहीं कर सके। ये सब चीजें पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन को इसीलिए अंदर किया ताकि वो कैंपेन ना कर सके लोकसभा में। उन्होंने, मैं उस सवाल पर आऊंगी अभी कि ऑपोजिशन किस स्टेज में है और कितना पड़ला भारी इस बार ऑपोजिशन का है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, एनडीए तो अभी बहुत सेफली पोजीशनड है और अभी फिलहाल ऐसा कोई नैरेटिव या कोई ऐसी चीज उनके खिलाफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज जो पूछताछ हुई थी, मनु मैं अब आपके पास आती हूँ कि अभी कुछ ही एक या 2 घंटे पहले ही पूछताछ लालू यादव की खत्म हुई है। आज क्या लालू यादव ने मीडिया से निकलने के बाद कोई बातचीत की, किस तरीके का रिएक्शन आया है आज लालू यादव से? क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि अभी उनका सिंगापुर में ऑपरेशन हुआ था, ईडी उनके घर भी जा सकती थी, लेकिन ईडी ने उनको बुलाया और घंटों पूछताछ की। क्या है ताजा जानकारी जो आज लालू यादव से जो पूछताछ हुई थी उसको लेकर? देखिए, पूछताछ तो लंबी हुई है और उन्होंने बहुत चीजें बताई तो नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह से लालू यादव की जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये तो दिखाया, उन्होंने अपने मैसेज तो कन्वे कर दिया है कि परेशान किया जा रहा है एजेंसियों के जरिए, और वो भी ऐसे मौके पे जबकि चुनावी साल है। अभी बात हो रही थी कि क्या वो जेल में डालेंगे, ऐसा जोखिम शायद ही सरकार कोई उठाए कि ऐसे चुनावी साल में और लालू परिवार को जेल में डाल दे। लेकिन हाँ, टाइमिंग ऐसी है कि उसमें ये हो सकता है कि फंसाए रखें, तो फंसाए रखना भी एक वो तरह बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर वो फंसाए रखेंगे तो उससे चुनाव जो है प्रभावित होगा। लेकिन जांच ये आज से नहीं चल रही है, मतलब 2021 में सीबीआई, और एक एजेंसी नहीं 2 एजेंसियां लगी हुई हैं। 2021 में शुरुआती जांच सीबीआई ने की थी, फिर 2022 में उसने जो है एफआईआर की, जिसमें लालू, राबड़ी, उनकी 2 बेटियां और वो 17 लोगों के नाम उसमें शामिल थे। और ये मामला 2004-2009 को है, बहुत पुराना है, तो बहुत वहां से उठा के लाया गया है। जो जिन्न है
उसको लादा गया है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई रणनीति तो है, ये पॉलिटिकल गेम तो है, ये दिख रहा है। लेकिन मामला तो है, चूंकि अब जांच हुई है तो मामला तो है उसमें। और जिस तरह के सीबीआई के हवाले से बहुत चीजें छपी हैं कि जो है नौकरी के बदले आपकी जमीन ले ली, वो अपने नाम करवा दी या अपनी प्राइवेट कंपनी के नाम करवा दी, वो तथ्य जो है आए हैं पब्लिक डोमेन में। तो वो एक उससे कैसे ये सामना करेंगे, ये बड़ा वो है। लेकिन हाँ, टाइमिंग को लेके बड़ा वो है कि टाइमिंग जो है, चुनावी साल है, और मुझे लगता तो नहीं है कि चुनावी साल में कोई गिरफ्तारी जैसा कोई जोखिम उठाया जा सकता है किसी आपकी आवाज धीरे हो गई है मनु, आपकी आवाज बीच में बिल्कुल गायब हो गई है। आप कोशिश करें कि आप अपना ऑडियो कनेक्ट कर रहे फिर से। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक एक हो बार। गया, ठीक हो गया। हाँ हाँ, ठीक बोलिए है, ठीक है, बोलिए मनु। ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये मामला 2021 से जो है जांच चल रही है। दो एजेंसियां लगी हुई हैं, सीबीआई और ईडी। ईडी अलग तरह की जांच कर रही है, सीबीआई अलग तरह की जांच कर रही है। तो मामला जो है ये है कि टाइमिंग जरूर कह सकते हैं आप कि टाइमिंग जो है, चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, 5-6 महीने हैं। लेकिन ये अभी ये जोखिम कोई उठाएगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो तंग किया जाता रहेगा, परेशान किया जाता रहेगा, कभी पेशियों पे, कभी किसी रूप में। तो वो थोड़ा है। तो उसमें ये होता है कि आप चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अगर आप पूरे परिवार को घेर देते हैं इस तरह, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो चुनाव के प्रचार न कर पाए, चुनाव की सभाओं में न जा पाए। लेकिन जो अभी हालात दिख रहे हैं, दीपक जी मैं आपके पास आती हूँ, जो अभी बात हो रही थी कि ऑपोजिशन का पलड़ा कितना भारी है। अगर आरजेडी नजर आ रही है तो इसका मतलब विपक्ष क्या इस बार एक ऐसे पोजीशन में लग रहा है कि वो चुनाव निकाल सकता है। मुझे तो 2015 का चुनाव याद आ रहा है, जिस बार नीतीश कुमार उन्हीं के साथ थे, महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद फिर वो पलटी मार गए नीतीश कुमार। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को देखते हुए क्या कोई पलटने की संभावना नजर आ रही है? क्या विपक्ष इस समय एक अहम भूमिका में नजर आ रहा है? क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा। किस तरीके की गतिविधियां हैं जहां तक विपक्ष का सवाल है बिहार में? जी देखिए नीलू जी, अभी की परिस्थितियां जो बिहार की हैं और जिस तरह गठबंधनों का जो इफ एंड बट चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महागठबंधन की तरफ चल रहा है। और सवाल है कि अभी शेप लेने का मसला है। दूसरी तरफ निशांत कुमार को लेकर एक हवा चली है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपना मुकुट देंगे, या पार्टी के लेवल पे दे या दे। दूसरी ओर जो कांग्रेस है, कन्हैया कुमार की एंट्री है उसमें। कन्हैया कुमार बिहार में एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, रोजगार दो और पलायन रोको। उसी बीच अखिलेश सिंह को हटा दिया गया है, जो वर्तमान अध्यक्ष थे। वहाँ अशोक राजेश राम को, जो दलित नेता है, उनको बनाया गया। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है और कांग्रेस चाह रही है कि उसका जो 9.48% का लास्ट वोट रेशियो है वो बढ़े। कांग्रेस ये नहीं जान कर रही है कि मेरा मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस वांट 40 to 50 अराउंड 40-50 सीट हमारा आ जाए तो हमारी जमीन यहाँ बनेगी। दूसरे आरजेडी का मसला है। ये जो चर्चा हो रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी टू अर्ली टू से, अभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस अपनी जड़ें जमाए और अपनी शर्तों पर या कुछ बात करें। गठबंधन अभी तक बरकरार है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, नेता विहीन पार्टी है बीजेपी। उसके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर वो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सके, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार उनकी जबरदस्त मजबूरी है और नीतीश कुमार भी उनकी मजबूरी है। तो ये गठबंधन में नीतीश कुमार का पलटने का अब कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नो, अब नीतीश कुमार को लाने का कोई सवाल नहीं है। लालू यादव भी चुप है। तो नीतीश कुमार अब हर हाल में चुनाव लड़ेंगे इनके साथ। और जहां तक वोट का पैटर्न है, जो महादलित, दलित और अति पिछड़ा है,
उसको लेकर नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार जिस तरह से लोगों के पैर छूने लग रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा में इशारे कर रहे हैं, उससे कुछ उनकी तबीयत खराब का इशारा होता है। मगर हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बुलेटिन सरकार की तरफ से नहीं आया कि मुख्यमंत्री बीमार हैं, मगर कहीं ना कहीं वो लगता है। मगर हाँ, जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं, वो अंतिम में जो एनर्जी दिखाना चाह रहे हैं, वो भी एक सवाल है। वो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, तो जब महागठबंधन अगर एक होके लड़ता है, तब तो इनकी स्थिति अच्छी होगी। और अगर बिखरता है, तो फिर नीतीश कुमार और एनडीए की स्थिति ठीक होगी। मगर चारों तरफ से दोनों राष्ट्रीय पार्टी एकदम लाचार है। कांग्रेस भी लाचार है, उसके पास भी नेतृत्व का कोई लड़का नहीं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, वो भी लाचार है कि उनके पास सम्राट चौधरी है, उनके पास विजय सिन्हा है, जो कम्पीट नहीं कर सकते, वो नेता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने पुत्र को लाने की योजना तैयार है, और उनके पुत्र इन दिनों दिखे भी हैं सामाजिक रूप से, होली के रूप में, पॉलिटिकल बात करने में। ये जायज है, क्योंकि इसमें वंशवाद का कोई मतलब नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वंश को ही अपना पार्टी सौंपा हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान हो, चाहे चौटाला ग्रुप हो। तो ये एक इतिहास है। इसीलिए अगर निशांत कुमार आते हैं, तो उनका उपयोग चुनाव में नीतीश कुमार करेंगे। अब पता नहीं कितना वोट वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इट्स टू अर्ली। बट हाँ, ये तैयार ही है कि बिहार में 1 से 2 महीने के अंदर एकदम शेप लेगा गठबंधन, या बिखरेगा कोई ना कोई गठबंधन। बिल्कुल, ठीक है। अब अंतिम कमेंट मैं लूँगी सिद्धार्थ और मनु से। छोटा-छोटा कमेंट, सिद्धार्थ क्या कहेंगे इस पूरे कवायद पर, जिस समय की ईडी बिल्कुल हावी हो गई है लालू प्रसाद के परिवार पर, लालू यादव के और तेजस्वी यादव को साइकोलॉजिकली वीक करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये इसको दुरुपयोग कहेंगे, या ये कहेंगे जैसे कि भई ठीक है, जाँच हो रही है, जाँच होने दीजिए, हम क्यों उस पर सवाल कर रहे हैं? ये भी एक मसला है। तो ये जो पूरा लैंड फॉर जॉब्स केस है, क्या ये वाकई में एक गले में घंटी बनकर निकलेगा, जहां तक आरजेडी का सवाल है? आरजेडी के लिए मेरे ख्याल से जितना बीजेपी उनको परेशान करेगी उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि बिहार में आरजेडी का वोट शेयर, देखिए अक्सर होता यह है कि जहां पर भी नेशनल पार्टियां होती हैं, वोट शेयर के हिसाब से उनका वोट शेयर बड़ा होता है, रीजनल पार्टी का वोट शेयर छोटा होता है। लेकिन बिहार में उल्टा है, जिस तरह से तमिलनाडु में उल्टा है। तमिलनाडु में बीजेपी जाए या कांग्रेस जाए, दोनों ही नेशनल पार्टी वहां की लोकल पार्टी से नीचे रहना पड़ता है। उसी तरह से बिहार में आरजेडी को 23% वोट शेयर है, जबकि बीजेपी को 19% है। मतलब बीजेपी को 20% वोट भी नहीं है। तो बिहार एक इस तरह का राज्य है, जिस तरह से तमिलनाडु है, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुत वीक है वहां पे। बीजेपी का वोट शेयर 19% है, कांग्रेस का वोट शेयर 9% है। इसका मतलब यह है कि करीब करीब 70% शेयर, तो वोट शेयर क्षेत्रीय दलों के पास है, उसमें सबसे बड़ा शेयर आरजेडी के पास है। मेरे ख्याल से बीजेपी को यह लगा हुआ है कि आरजेडी पहले से आगे है और वो कहीं और आगे न चली जाए, इसीलिए घोड़े को लगाम डालने के लिए, उन्हें पीछे खींचने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मैं मनु जी से सहमत हूं कि शायद बीजेपी इस कदम तक नहीं जाएगी कि लालू यादव के परिवार को अरेस्ट करे, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट करके देख लिया कि केजरीवाल को जैसे ही अरेस्ट किया, कहीं ना कहीं चुनाव के समय क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उनको छोड़ दिया गया, और जैसे ही वो छूटे, वो बाहर आए और उन्होंने एक घोषणा कर दी है कहीं चुनावी सभा में कि बीजेपी तो नरेंद्र मोदी जी को तो आप वोट डालने वाले हैं, लेकिन वो तो 75 साल में रिटायर कर जाएंगे। क्या कहते हैं, अपने योगी आदित्यनाथ को वो सल्टाने के चक्कर में है, तो यूपी उनके हाथ से कट गया। तो होता यह है कि आप किसी को अंदर भी डालेंगे, तो अरविंद केजरीवाल केस में यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव के समय तो कोर्ट उनको बाहर छोड़ ही देगा। तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी वो रिस्क नहीं लेगी। बीजेपी एक कोशिश जरूर कर रही है कि आरजेडी पहले से आगे है, कहीं और ज्यादा बढ़त ना बना ले, मैं उसको पकड़ ना पाऊं, इसीलिए उसको कंट्रोल में रखने की कवायद है। और बिहार में जो भी गठबंधन बनेगा,
वो गठबंधन क्षेत्रीय दल उसमें डोमिनेट करेंगे। जो राष्ट्रीय दल हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नंबर 2 पर ही रहेगी, क्योंकि वोट शेयर बिहार की राजनीति उसी ढंग की है। मनु, आपके पास आ रही हूँ, अंत में क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए, इस जितना जो है ईडी या कोई दूसरी एजेंसी इनके पीछे पड़ेगी, तो एक मैसेज तो क्लियर जाएगा वोटर में, कैडर में, आरजेडी के कैडर में, बड़ी पार्टी है कि इनको परेशान, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो वो जो है एक इसके साइड इफेक्ट ये उल्टा ही पड़ सकता है दांव। तो इसलिए ये शायद मतलब चुनाव में जो है इसका असर तो रहेगा। देखना होगा कि ये पूरा इशू कैसे पैन आउट करता है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि जो जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जांच में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि आज ही एक आंकड़ा आया था और वो आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईडी में इतने सारे केसेस में लोगों को पकड़ा गया, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 2 केसेस में हुए हैं, सिर्फ 2। और ये बात संसद के अंदर बताई गई है। उस आंकड़े को भी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा है। और एक सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। तो हाँ, दिल्ली की विपक्ष की नेता ने भी उसको ट्वीट किया है कि संसद में 193 में 2 लोग। हाँ, तो 193 केसेस थे ईडी के, जिसमें से कन्विक्शन सिर्फ 2 में हुआ है। तो कन्विक्शन रेट अगर ये है तो आप सोच सकते हैं कि किस मोटिव से, किस इंटेंशन से इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ये नहीं कि केस के तह तक पहुंचना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के नजरिए से इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक कोचगवे साहब, सिद्धार्थ शर्मा, मनु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और फेडरल इंग्लिश पर इसी चर्चा को हम आगे रखेंगे। हमारे साथ फैजान अहमद होंगे पटना से और साथ में सिद्धार्थ शर्मा भी होंगे। अभी थोड़ी देर में इंग्लिश का डिस्कशन शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Shall we leave this and come back again on a new